So let us study the levels of ecological organization. It means the hierarchical order of ecology. These hierarchical orders are very important to study the ecology in entirety. So these levels of ecological organization, इनको डिनोट करने के लिए इकोलॉजी के अंदर एक स्पेशल टर्म है, दैट इज़ होलिज्म. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे पहले लेवल आता है दैट इज़ टर्म्ड एज स्पीशीज़. इट कैन बी ए प्लांट स्पीशी और एन एनिमल स्पीशी एट्सेट्रा. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़ इज़ नोन एज पॉपुलेशन. जैसे कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम टाइगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम एलिफेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं. सो पॉपुलेशन इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़. Now the group of different population which are living in the same area are termed as community. For example, a population of 100 tigers will in an area will form a community. So community is a larger term than the population in reference to a particular area. Now a group of different communities which interact with each other, they form an ecosystem. So ecosystem is bigger than the community. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट को, एंटायर फॉरेस्ट को हम एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं. इस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि प्लांट कम्युनिटीज़ हो गई, एनिमल कम्युनिटीज़ होगी, जो कि आपस में इंटरेक्ट करती हैं. सिमिलरली एंटायर डेजर्ट कैन बी टर्म्ड एज वन इकोसिस्टम. नाउ इकोसिस्टम प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड with a similar type of climate, vegetation etc. are called as biomes. फॉर एग्ज़ाम्पल हम फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं. जो साउथ अमेरिका के अंदर जो रेन फॉरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़न, इसी तरह के सिमिलर रेन फॉरेस्ट अफ्रीका के अंदर भी प्रेजेंट है. एंड दीज रेन फॉरेस्ट विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, सिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेशन एट्सेट्रा. सो दीज रेन फॉरेस्ट विल फॉर्म वन बायोम. सो ecosystem present in different parts of the world will constitute a biome which are having similar type of characteristics. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेजर्ट का एग्जांपल लें तो सहारा डेजर्ट हो गया, ग्रेट अटाकामा डेजर्ट हो गया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. these all deserts are located in different parts of the world but they have similar type of climate and vegetations, so they constitute one biome. And finally all the biomes when put together, for example forest biome, desert biome, marine biome, when these all biomes are put together they constitute and they form biosphere. For example, earth is a biosphere. So these are nothing but levels of ecological organization, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं होलिज्म इन इकोलॉजी. Now let us start with the topic, what is the significance of ecological studies. First importance is that ecology tries to studies the interaction between life and non-life. For example, study of ecology will try to find out what are the human actions which are leading to the climate change and how the climate change is impacting the lives of plants and animals. हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था दैट दिस इज़ द बायोस्फीयर एंड इट इंटरेक्ट्स विद डिफरेंट नॉन लाइफ फॉर्म्स. सो इकोलॉजिकल स्टडीज़ स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोस्फीयर विद एटमॉस्फेयर, विद लिथोस्फेयर एंड विद हाइड्रोस्फेयर. अगर हम इन इंटरेक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि किस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं. तो इकोलॉजिकल स्टडी ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि हाउ द लाइफ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, और जो इंडिविजुअल स्पीशीज़ है वो कैसे अडेप्ट करती है टू द वेरियस चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड दैट स्पीशी. The second significance of ecological studies is that ecological studies tells us about the distribution and abundance of species. कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ही कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्नो लेपर्ड है वो हमें पता है कि बर्फ़ वाली जगह पे मिलेगा, बट क्या हर जगह जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं? ऐसा नहीं है. इसका कारण अगर हमें जानना है तो हमें इकोलॉजिकल स्टडीज़ को ध्यान से पढ़ना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा. इसी तरह कुछ स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरियाज़ में अबेंडेंस में पाई जाती हैं, भारी मात्रा में पाई जाती हैं, वहीं किसी दूसरे एरियाज़ में कोई दूसरी तरह की स्पीशीज़ अबेंडेंस में पाई जाती है.
To answer the reasons behind these, we need to study ecology. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, वेस्टर्न हिमालयस का एंड ईस्टर्न हिमालयस का। दोनों हिमालयस ही हैं, दोनों पहाड़ी रीजन है, दोनों माउंटेन रीजन है, बट वेस्टर्न हिमालयस में हमें अलग टाइप के प्लांट स्पीशीज़ मिलते हैं और ईस्टर्न हिमालयस में हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीशीज़ मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्जांपल हिमाचल के सेब फेमस है, बट ईस्टर्न हिमालयस में आपको सेब नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको पाइनएप्पल्स मिलेंगे। इसी तरह वेस्टर्न हिमालयस के अंदर, कश्मीर के अंदर जो सैफरन कल्टीवेशन होती है, बट सैफरन कल्टीवेशन ईस्टर्न हिमालयस में नहीं होती। ईस्टर्न हिमालय से मेरा मतलब है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हिमालयाज़ हैं, वहाँ पर सैफरन की बजाय वहाँ पे जिंजर ज़्यादा उगता है। इसी तरह आपको जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है वहाँ पर आपको प्लम्स, बेरीज़, पीचेस, इस तरह के आपको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। बट वहीं ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर आपको टी देखने को मिलेगी, टी की कल्टीवेशन होती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल असम की टी, दार्जिलिंग की टी कितनी फेमस है। इसी तरह ईस्टर्न हिमालयाज़ में लीची की कल्टीवेशन होती है। लेट मी राइट दिस डाउन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालय है, तो वेस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर एप्पल, सैफरन, प्लम्स, बेरीज एंड पीचेस मिलती हैं और ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर पाइनएप्पल, जिंजर, लीची और टी मिलती है। तो डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप का है, अलग अलग रीजन्स के अंदर। तो इसके पीछे क्या कारण है, अगर हमें जानना है तो हमें इकोलॉजिकल स्टडीज़ करनी पड़ेगी। इकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर हम रेंज ऑफ टॉलरेंस पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी स्पीशी हैव इट्स ओन स्पेसिफिक रेंज टू टॉलरेट द क्लाइमेटिक कंडीशन। हर स्पीशी की एक अपनी रेंज होती है, वो इतना मिनिमम, इतना मैक्सिमम टेम्परेचर वो सहन कर सकती है। उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी की आवश्यकता होती है, उसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल की आवश्यकता होती है। तो सर्टन क्लाइमेट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न जो हिमालयाज़ हैं, दे आर एट हायर लैटिट्यूड, whereas ईस्टर्न हिमालयाज़ आर एट लोअर लैटिट्यूड। क्योंकि वेस्टर्न हिमालयाज़ हायर लैटिट्यूड पर हैं, इस कारण से वहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज़ वेरी लो। और ईस्टर्न हिमालयाज़ में कंपैरेटिवली, क्योंकि वो लोअर लैटिट्यूड पे हैं, तो टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न हिमालयाज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है। सिमिलरली जो ईस्टर्न हिमालयाज़ है, दे आर मच क्लोजर टू द बे ऑफ बंगाल, दे आर मच क्लोजर टू द वाटर बॉडी, दैट्स वाई वहाँ पर रेन ज़्यादा होती है। बट जो वेस्टर्न हिमालयाज़ के जो रीजन्स हैं, दे आर एरिड रीजन्स, वो वाटर बॉडी से दूर हैं, वहाँ पे रेन भी कम होती है। फॉर एग्जांपल जो लद्दाख रीजन है, दैट्स ए कोल्ड डेजर्ट। तो इस तरीके से टेम्परेचर, रेनफॉल अलग अलग होने से वेस्टर्न हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालयाज़ में जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो अलग अलग टाइप की है। एंड दिस रेंज ऑफ टॉलरेंस डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़। इसी तरह आप देखेंगे कि जो हमारे लायंस हैं वो गिर एरिया में पाए जाते हैं, दैट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो टाइगर्स है वो बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न इंडिया की साइड में पाए जाते हैं। तो दे आर रीजन्स फॉर दैट, एंड दीज रीजन्स आर स्टडीड इन द इकोलॉजिकल स्टडीज़। The next significance of ecological studies is that it helps in bringing solution for environmental problems. For example, there is a lot of concern regarding single-use plastics. This plastic is a non-degradable material and it has entered into different spheres, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and it has polluted these spheres. In fact, microplastic has emerged as a very big threat to the marine ecosystem. Due to pollution of microplastic, many marine species of animals are dying. Similarly, there are problems arising out of oil spills. Whenever oil is being imported or exported, there is always a threat of oil being spilled from the ships in the sea, and this oil spilling is a very big threat to the marine biodiversity. In oil spills, the oil which is leaked, it covers the surface of the ocean as a layer and pollutes it. The ecologists have come up with unique solutions to the issues of oil spills, and through the method known as bioremediation. Bioremediation means there is a remedy to the issue using biological methods.
In bioremediation, no harmful chemical is being used which harms the environment. The biological organisms are used to tackle the issue. For example, aspergillus, it is a fungi which is being used to break the plastic compounds. So fungi is a biological organism and it is being used to break the plastic compounds instead of any other chemical. Similarly, to tackle the threat of oil spills, unique way has been found out in terms of oil zappers and oleovorous S. Oil zappers and oleovorous S, these are nothing but these are bacteria which can feed on the hydrocarbons and they can clean the oil spills. Similarly, ecologists have found out that trees such as peepal tree, they secrete a compound, organic compound known as isoprene, which can be used to protect the ozone layer. Therefore, whether it is the issue of single-use plastic, or it is the issue of oil spills, or it is the issue of protection of ozone layer, unique methods have been found out by the ecologist through ecological studies. So this is all about significance of ecological studies. I hope you would have liked the lecture. आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको किस तरह की वीडियोस या किस तरह की हेल्प की रिक्वायरमेंट है. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अगर इस नॉलेज से आपकी हेल्प हुई है तो आप इसे शेयर करके अपने दूसरे दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हैं. दूसरों की हेल्प करने से ही हमारा बेनिफिट होता है. We get positive energy, we get blessings. So don't hesitate to share the knowledge with your friends. Thank you so much. I will see you in the next lecture.